रामायण की कहानी तो हम सब जानते हैं, सुनी है कई बार। लेकिन आज हम कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जो शायद कम सुने गए हैं। कुछ अनसुनी, कुछ थोड़ी उलझी हुई बातें, यहाँ तक कि कुछ विवादित भी। हमारे पास देखिए पारंपरिक ग्रंथ भी हैं, विद्वानों की बातें भी और कुछ लोक कथाएं भी। मकसद बस ये समझना है कि ये कहानी समय के साथ कैसे बदली, कैसे इसके अलग अलग रंग सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि एक ही महाकाव्य की कितनी परतें हो सकती हैं और कैसे अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इसे समझा है। हम देखेंगे कि कौन सी बातें ज्यादा मानी जाती हैं और कौन सी सिर्फ क्षेत्रीय हैं या बाद में जोड़ी गईं। हाँ, जैसे वो एक कहानी बहुत चलती है लक्ष्मण जी की कि वो 14 साल सोए ही नहीं। हाँ हाँ, और उनकी पत्नी उर्मिला उनके हिस्से की नींद सोई। बिल्कुल। पर ये वाल्मीकि रामायण में तो नहीं मिलता, है ना? ये ज्यादातर लोक कथाओं में है। सही कहा आपने। ये लोकमानस में बहुत गहरे तक बसा है, पर मूल ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। और ऐसे ही एक और जरूरी बात है माया सीता की। अच्छा, माया सीता? जी, ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में ज्यादा प्रमुखता से आता है कि रावण ने जिसका हरण किया और जो अग्नि परीक्षा से गुजरी, वो असली सीता थी ही नहीं। अरे, तो फिर? वो एक तरह से एक भ्रम थी। असली सीता को अग्निदेव ने सुरक्षित रखा था। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, और ये शायद उस दौर में अग्नि परीक्षा जैसे प्रसंग पर जो नैतिक सवाल उठते थे, उनका एक समाधान देने की कोशिश थी। बहुत हद तक ये दिखाता है कि भक्ति परंपराओं ने कैसे कहानी को भावनात्मक रूप से शायद ज्यादा सहज बनाया। हालांकि ये भी सब जगह नहीं माना जाता, कई संस्करणों में ये नहीं है। और कुछ प्रसंग तो और भी पेचीदा लगते हैं, जैसे वो शंभूक वध का मामला। हाँ, शंभूक का प्रसंग। कुछ बाद के संस्करणों में ये जिक्र है कि राम ने शंभुक नाम के एक शूद्र तपस्वी का वध कर दिया था, क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, जो उस समय के वर्ण नियमों के शायद खिलाफ था। जी। पर इस पर विद्वानों में बहुत बहस है। बहुत लोग मानते हैं कि ये हिस्सा मूल वाल्मीकि रामायण में बाद में जोड़ा गया। अच्छा, बाद में क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी भाषा शैली और जो विचार हैं वो बाकी हिस्सों से थोड़े अलग लगते हैं। इसे अक्सर जाति व्यवस्था पर बहस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ वर्ण नियम से मतलब उस समय के सामाजिक वर्गीकरण से? हाँ, और उनके लिए जो काम तय थे उनसे, जिसकी व्याख्याएं भी बदलती रही हैं। इसी तरह की बहस उत्तराखंड को लेकर भी है, रामायण का जो अंतिम खंड है। बिल्कुल, खासकर सीता जी के निर्वासन जैसे प्रसंगों की वजह से। हाँ, वो सीता त्याग वाला प्रसंग। कुछ विद्वान मानते हैं कि उत्तराखंड भी बाद का जुड़ाव है। उनके हिसाब से इसकी कहानी का अंदाज और कुछ घटनाएं, जैसे सीता का त्याग, वो पहले के कांडों से मेल नहीं खाती। लेकिन इस पर भी सब सहमत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई पारंपरिक विद्वान इसे वाल्मीकि रामायण का ही हिस्सा मानते हैं। जी। तो ये बहस जारी है। अच्छा, इन कहानियों और व्याख्याओं से हटकर एक बड़ा सवाल है इतिहास का। क्या राम, सीता या रामायण की घटनाओं का कोई ठोस पुरातात्विक सबूत है? देखिए, इस पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का जो स्टैंड रहा है, उन्होंने अदालतों में भी और अपनी रिपोर्ट्स में भी कई बार कहा है कि रामायण की घटनाओं या पात्रों का कोई निर्णायक सीधा पुरातात्विक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है। जी। और राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, उसको लेकर भी यही स्थिति है। कुछ लोग उसे रामायण से जोड़ते हैं, मानव निर्मित मानते हैं, तो कई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से एक प्राकृतिक संरचना बताते हैं। अच्छा। ASI ने तो एक हलफनामे में ये भी कहा था कि राम के होने का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं, ये बात शायद कई लोगों को चौंका सकती है। जी, ये ASI का आधिकारिक पक्ष रहा है। और एक और बहस चलती है रावण की पहचान को लेके। हाँ, वो भी है। कुछ आधुनिक व्याख्याएं हैं जो रावण को एक द्रविड़ राजा बताती हैं और रामायण को आर्य द्रविड़ संघर्ष की तरह देखती हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक मान्यताएं हैं। कुछ स्रोत हैं जो कहते हैं कि रावण का जन्म तो बिसरख यूपी में हुआ था और वो पुलस्त्य ऋषि के वंशज थे, मतलब जन्म से ब्राह्मण। तो बिल्कुल अलग अलग दावे हैं यहाँ भी। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे पात्रों को अलग अलग सामाजिक राजनीतिक चश्मे से देखा गया है। और क्षेत्रीय संस्करणों में तो कहानी और भी बदल जाती होगी। निश्चित रूप से। जैसे कहीं कहीं अहिरावण का जिक्र आता है। हाँ, वो जो राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया था। जी, अद्भुत रामायण या कुछ लोक कथाओं में ये मिलता है।
ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग इलाकों ने अपनी स्थानीय मान्यताओं को, अपने नायकों को इस महाकाव्य से जोड़ा। तो इन सब अलग-अलग कहानियों, व्याख्याओं, विवादों, इन सब का मतलब क्या समझे? निचोड़ क्या है इसका? मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यह है कि रामायण कोई एक पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीवित महाकाव्य है। हजारों सालों से ये बदल रहा है, विकसित हो रहा है। ये जो अलग-अलग संस्करण हैं, ये जो बहसें हैं, ये दिखाती हैं कि कैसे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग समय में इस कहानी से अपने मतलब निकाले हैं, इसे अपनी तरह से अपनाया है, इसे अपने लिए प्रासंगिक बनाया है। ये सोचने वाली बात है कि जब एक कहानी की इतनी परतें हों, इतने रूप हों, तो क्या उसका कोई एक असली या सही मतलब खोजना जरूरी भी है? या शायद ये अनेकता ही। हाँ, शायद ये अनेकता ही इसकी असली ताकत है। बिल्कुल। शायद इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं, सोचने के लिए छोड़ते हैं।